क्रेब्स साइकिल क्या है और उसके अंदर क्या क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। अगर एरोबिक रिस्पायरेशन की बात की जा रही है तो, अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात होती है तो उसके अंदर जस्ट ग्लाइकोलाइसिस होता है और उसके बाद जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है तो उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स कौन से होते हैं? एक ग्लाइकोलाइसिस होती है इटसेल्फ, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्रेब साइकिल। तीसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल इन 3 प्रोसेस से गुजर के फाइनली जो है 36 नेट एटीपी देता है। नेट एटीपी जो बनती हैं वो 36 बनती हैं। वो किस प्रोसेस के जरिए? इन सब प्रोसेस को मिला के बनती हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के जो होते हैं ये कैसे होते हैं उसमें से अब ग्लाइकोलाइसिस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो वीडियो अपलोड हो गई है इस चैनल के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये होता है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है टूटता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के मींस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है वो 2 कंपाउंड्स में टूटता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है बेटा, सो फाइनली और उससे एनर्जी कितनी बनती है? 4 एटीपीज बनती है ग्रास, और नेट एटीपी बनती है 2 एटीपीज बनती हैं और 2 NADH2 बनती हैं। ये हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अब उसके बाद ही इस पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म है कौन सा, उसके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होनी है या एनारोबिक रिस्पायरेशन होनी है। अगर जो एरोबिक रिस्पायरेशन होनी है तो वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब साइकिल के प्रोसेस के अंदर जाएगा। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन होनी है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, उसके अंदर प्रोसेस में जाएगा ये पायरुवेट, तो उससे कोई भी एनर्जी नहीं बनेगी। नो एनी एटीपी विल बी फॉर्म्ड, एटीपीज नहीं बनेगी। लेकिन इसके अंदर अगर एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, इससे और एनर्जी बनेगी, मींस और ज्यादा एटीपीज बनेगी। तो फर्दर मतलब ग्लूकोज जो है फाइनली टोटली उसके 6 कार्बन यूटिलाइज होंगे, 6 ही कार्बन निकलेंगे, 6 कार्बन निकलेंगे तो उससे ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट होंगी। तो ये कैसे होती है चले हम डिस्कस करते हैं। बड़ा प्रोसेस जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो क्रेब साइकिल होता है। लेकिन क्रेब साइकिल में जाने से पहले एक और रिएक्शन भी होता है जिसको कहते हैं लिंक रिएक्शन। देखो पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं लिंक रिएक्शन में जाते हैं, उसके बाद जो है क्रेब साइकिल में जाते हैं, डायरेक्टली जो है क्रेब साइकिल के अंदर नहीं जाते। अच्छा, ये क्यों उसको कहा गया है? देखें, ये एक सेल है, सेल के अंदर जो है ये जो है साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल होता है। उस साइटोसोल के अंदर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ है। अब यहाँ पे पायरुवेट्स बन गए। अब पायरुवेट्स जो बन गई हैं, अब पायरुवेट्स जो है फर्दर टूटेंगी और उससे एनर्जी ज्यादा मजीद निकलेगी। लेकिन ये जो उसके लिए प्रोसेस होगा उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा और ये प्रोसेस सारा होगा। तो पायरुवेट्स जो है ये अब ज्यादा जो मजीद टूटेंगी वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं टूटती, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटती हैं। तो ये एक हमारे पास सेल है, उसके अंदर ये साइटोसोल है, साइटोसोल पे हमारे पास क्या बने? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ और उसके अंदर पायरुवेट्स बने। अब ये पायरुवेट जो हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसके अंदर जाते हैं, फिर फर्दर वहां पे ये प्रोसेस होता है क्रेब साइकिल का। क्रेब साइकिल जो प्रोसेस होता है कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी स्पेशल जगह कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस जगह पे ये प्रोसेस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, ना कि उसकी मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में ऐसे हो रहा था कि लाइट रिएक्शन जो थी वो जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है क्रेब साइकिल जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ये एरिया होता है जहां पे मटेरियल मौजूद होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को मैं मजीद जो है डीप बनाने जा रहा हूं, बड़ा बनाने जा रहा हूं ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है आउटर स्मूथ होती है, ठीक है, और इनर जो होती है ऐसे कर्व होती है।
ऐसे कर्व होती है। अब ये इनर कर्व होती है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं क्रिस्टा, क्रिस्टा, ठीक है। और इस क्रिस्टा के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन इस क्रिस्टा जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस है, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पेस है, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर भी जो स्पेस है, तो इस मेम्ब्रेन को स्पेस को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? क्रेब साइकिल का होगा। उसके अंदर होगा क्या? दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल टूटेंगे, फाइनली उससे ज्यादा एनर्जी बनेगी, ठीक है। अब पायरुवेट जो ऑलरेडी मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है? साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल से जाने हैं ये पायरुवेट से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने होते हैं तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है, उससे जो चीजें आसानी से जा सकती हैं। लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इतनी परमिएबल नहीं होती है, वो सेमी परमिएबल होती है या बिल्कुल जो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। तो उसके अंदर चीजें नहीं जा सकती। तो पहले इस पायरुवेट को यहाँ पे किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है, पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल से वो कन्वर्ट होते हैं दूसरे एक कंपाउंड के अंदर। वो कौन सा कंपाउंड होता है? ये पायरुवेट्स के दो मॉलिक्यूल हैं, ये पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए की शक्ल में यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर जाता है। फिर मैट्रिक्स के अंदर जो है क्रेब साइकिल का प्रोसेस चलता है। तो ये प्रोसेस होता है सारा। अब ये जो प्रोसेस जो क्रेब साइकिल के अंदर होगा और ये जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद डायरेक्टली होनी क्रेब साइकिल, लेकिन क्रेब साइकिल के अंदर होने के लिए मैट्रिक्स के अंदर जाना होगा। उसको किसको? पायरुवेट को। और इजीली नहीं जा पा रहा, पहले पायरुवेट जो है किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होके फिर उसके अंदर जाता है क्रेब साइकिल के अंदर। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो लिंक कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को क्रेब साइकिल के प्रोसेस के साथ, तो ये एक दरमियान वाला बीच वाला एक रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। ये लिंक कर रहा है दो रिएक्शंस को, तो इसको तभी कहा जाता है लिंक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो, तो उस रिएक्शन को कहते हैं लिंक रिएक्शन, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ये पायरुवेट कैसे बनता है, सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है? क्या इसके अंदर भी एनर्जी बनती है? क्या इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड लूज होते हैं? ये सब देखते हैं इसके अंदर। देखो, पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो एक होता है उसमें से पहले डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम्स होते हैं जो डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। एक मॉलिक्यूल निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड का। मीन्स ये पायरुवेट कितना होता है? 3 कार्बन वाला, तो बन जाएगा 2 कार्बन वाला कंपाउंड। और ये जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड देखो, पायरुवेट टूटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, दूसरा जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना वो एसिटाइल बना, ठीक है। अब एसिटाइल के अंदर फीड होती हैं तो हाइड्रोजन NAD जो है यूज होती है, इसके एक के अंदर H जो इसके अंदर जाएगा, रिडक्शन होगी और ये एसिटाइल का जो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए कंपाउंड में, ठीक है। यहां तक समझ आ गया बेटा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कंपाउंड बन गया जो है 2 कार्बन वाला, ये सल्फर कंटेनिंग जो है कंपाउंड है, उसके अंदर ये जो कन्वर्ट हो गया। अब जो ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है इजीली जा सकता है अंदर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टा को पास करके मैट्रिक्स के अंदर जा सकता है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो है क्रेब साइकिल होगी। अब क्रेब साइकिल क्या है? क्रेब साइकिल ऐसी साइकिल है जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि जिसके अंदर टोटली यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक पायरुवेट से निकला है, मीन्स पूरा ग्लूकोज है उससे कितने मॉलिक्यूल निकल गए? 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए। फर्दर मोर कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलेंगे, फाइनली 6 कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल जाते हैं और एनर्जी ज्यादा मजीद निकलती है। एक तो ऐसे NADH यहाँ बनी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्रेब साइकिल है क्या। क्रेब साइकिल क्या है? इसको ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मैट्रिक्स के अंदर होती है। इसको जो है TCA साइकिल भी कहा जाता है। TCA साइकिल, इट इज आल्सो कॉल्ड TCA साइकिल, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है।
ठीक है। इसको सिट्रेट साइकिल भी कहा जाता है, सिट्रेट साइकिल भी कहा जाता है। और इसको क्रेब साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैंस क्रेब साइंटिस्ट था, हैंस क्रेब, जिसने ये जो दरियाफ्त की थी कि ये साइकिल होती है। ठीक है, ये चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, सबके अंदर होगी, क्योंकि ये रिस्पायरेशन का ऐसा है, ना कि फोटोसिंथेसिस का। ओके, सो हैंस क्रेब साइंटिस्ट था जिसने दरियाफ्त की, तभी हैंस क्रेब जो है इसको नाम दिया गया है क्रेब साइकिल को। ठीक है, अच्छा, हैंस क्रेब ने दरियाफ्त किया कि साइकिल की फॉर्म में रिएक्शन। अब साइकिल किसको कहते हैं? साइकिल रिएक्शन उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट जो यूज होता है फाइनली वो वापस बनता भी है, रीजनरेट भी होता है, उसको कहते हैं साइकिल। ठीक है, अब ये इसको टीसीए साइकिल क्यों कहा जा रहा है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है, सिट्रेट साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये जो है पूरी क्रेब साइकिल। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो सिट्रेट बनता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि C3 साइकिल, C3 साइकिल वो थी जो फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन वाली, जिसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। उसके अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो था फास्फोग्लिसरेट था। वो जो फास्फोग्लिसरेट था वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, तभी उसको C3 साइकिल भी कहा जाता था। लेकिन इसके अंदर जो है C3 साइकिल, इसी तरह से जो यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड फर्स्ट जो है सिट्रेट है, तभी इसको सिट्रेट साइकिल कहा जाता है। इस सिट्रेट कंपाउंड को सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है, तभी सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अच्छा, इस सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, COOH जो इस कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर 3 होते हैं, तभी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है इसको। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। देखें, इसके अंदर ऐसे हुआ, देखो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम, ये 2 साइकिल चलेंगी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के जरिए। ठीक है, अब इससे जो है तकरीबन 100 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, लॉजिकल हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन है कैसा। अगर वो बोला है कि एक क्रेब साइकिल के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बनने हैं तो आप वो बताएंगे। अगर 2 क्रेब साइकिल की वो बात कर रहा है तो वो आप बताएंगे। अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो भी आप 2 क्रेब साइकिल के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके आप उस हिसाब से बताएंगे। ठीक है, अब एक साइकिल पढ़ेंगे जैसे कि दूसरी साइकिल भी वैसे ही होगी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है रिएक्ट करता है ऑलरेडी प्रेजेंट एक कंपाउंड होता है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि फर्स्ट कंपाउंड होता है, उसमें ऑलरेडी मौजूद होता है मैट्रिक्स के अंदर, वही वापस रीजनरेट होता है। ठीक है, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसके साथ जब रिएक्ट करेगा और उसमें एसिटाइल कोएंजाइम में से कोएंजाइम ए निकल जाएगा बाहर। ठीक है, जस्ट उसका एसिटाइल इसके अंदर फीड होगा। अब एसिटाइल इसके अंदर फीड हो गया तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया सिट्रेट में, ये सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इसके अंदर 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम होगा जो सिट्रेट को कन्वर्ट करेगा आइसोसिट्रेट में। किस में कन्वर्ट करेगा? आइसोसिट्रेट में। अब आइसोसिट्रेट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एक, जब एक निकलेगा तो वहां पे हाइड्रोजन भी निकलेगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा NAD, तो NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, मतलब कि यहाँ पे NAD की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये NAD क्या है? NAD जो है एनर्जी कैरियर है और FADH2 है, ये भी एनर्जी कैरियर। ये फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है ज्यादा ये एनर्जी देते हैं। ये FADH2 जो है 2 ATP देता है, ये 3 ATP देता है। ठीक है, मतलब ये एनर्जी दे रहे हैं कुछ। अब ये जो कंपाउंड है आइसोसिट्रेट, ये कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड मजीद निकलता है तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन में। ठीक है, तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इसके अंदर कोएंजाइम ए भी ऐड होता है, तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी इसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हो गया। यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा था पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल था, पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो उसके अंदर 3 कार्बन थे, उसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल, पायरुवेट के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो एसिटाइल कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये मतलब 2 कार्बन बचे। अब वही 2 कार्बन यहाँ पे यूज हुए। अब ये जो कंपाउंड ऑलरेडी यहाँ पे 4 कंपाउंड कार्बन थे तो इस हिसाब से ये 6 बन गया, लेकिन हालांकि ये कितना ग्लूकोज साथ जो आया था वो 2 कार्बन वाला है। ठीक है, अब वो जो 2 कार्बन हैं वो निकल गए, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, मींस ग्लूकोज जो है टोटली उस डीकार्बोक्सिलाइड हो गया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक है बेटा, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जब निकला, ठीक है, तो ये सक्सिनाइल और कार्बन कोएंजाइम ए ऐड हुआ तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। कार्बन के नंबर सेम जो है 4 रहेंगे, 5 से 4 रह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप हो रहा है कि कोएंजाइम में निकल रहा है और
जब कोएंजाइम में निकल रहा है तो उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो जीडीपी को बनाने में यूज होती है। जीडीपी का गामानोसाइन डाइफॉस्फेट, वो फाइनली यहाँ पे जीटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, जीटीपी में डायरेक्ट जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स यहाँ पे केज फॉर्म में एटीपी बन जाती है। अदरवाइज जो है तकरीबन जो कंपाउंड्स हैं वो जो एनर्जी कैरियर की फॉर्म में होते हैं। सिर्फ ये जो कंपाउंड है यहाँ पे एटीपी बन रहा है, दिस इज इन द ओरिजिनल फॉर्म एटीपी। ओके, अब ये सक्सिनल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में। ठीक है, अब सक्सिनेट को जो एंजाइम कंपाउंड है सक्सिनेट जो है उसमें से हाइड्रोजन फुर्दर निकलते हैं, तो एफएडी ऑलरेडी मौजूद होता है यहाँ पे, एफएडी कन्वर्ट हो जाता है एफएडीएच2 में। ठीक है, एफएडीएच2 में तो यहाँ पे एक और कैरियर मॉलिक्यूल बन गया जो कि फुर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट में पानी ऐड होगा, वाटर ऐड होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में। अब मेलेट जो है, मेलेट से फुर्दर जो हाइड्रोजन निकलेंगे जो वो NADH यहाँ पे NAD रिसीव करेगा, NADH2 अगेन यहाँ पे बन जाएगी और मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। सो दिस इज द फुल साइकिल। अभी मैं नेमोनिक वे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इसको आपको याद करना है, क्या तरीके हैं इसको याद करने के सिंपलेस्ट वे कौन से तरीके। देखें ये स्टेप कौन से हैं, देखो एक तो ये वन स्टेप हो रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 स्टेप प्रोसेस को याद करने का सिर्फ एक तरीका ये भी है, इट इज 8 स्टेप्ड प्रोसेस। ये 8 स्टेप्ड प्रोसेस है। हम ये भी पढ़ेंगे कितनी एटीपीज बनी, कितनी NADH बनी, ये भी पढ़े, जुड़े रहे आखिर तक। ठीक है, 8 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है, इसको याद कर। ये चीजें आपको रट्टा लगी हुई होंगी ना तो कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी कहीं पे मिस तो नहीं होगा कोई भी स्टेप। ठीक है, अच्छा 8 स्टेप प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो See, I know some simple formula making options। See, I know some simple formula making options। अब C मतलब वो देखने वाला, जैसे देखो मुझे पता है कुछ सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शंस पता है। ठीक है, अब इसको ये लाइन रट्टा लगा लें तो इसे याद कर लें। इससे क्या होगा, सी मतलब जो है पहला कंपाउंड बनेगा सब्सट्रेट, आई मतलब आइसोस्टेट, के मतलब अल्फा कीटोग्लूटाइड है। ठीक है, एस मतलब सक्सिनल कोएंजाइम है, फिर एस जो है उसका मतलब सक्सिनेट, फिर जो एफ है उसका मतलब फ्यूमरेट, फिर जो एम है उसका मतलब है मेलेट, फिर ओ है, ओ का मतलब है ऑक्सैलो एसीटेट। इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितनी NADs बनी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ठीक है, क्या क्या चीजें बनती हैं। ठीक है, क्या चीजें बनती हैं किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर, नॉट इन एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्मेशन, नॉट इन लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एक्चुअली उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, एक NAD यहां बनी 1, दूसरी जो है दूसरी NAD जो है यहां पे भी बनी, यस ये भी यहां पे भी बनती है, ये मिस कर गया मैं, NADH2 यहां पे भी बनती है, सही है। ठीक है, एक NADH यहां पे बनी मतलब 2, एक ये 2। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरी NAD यहां बनी, तो 3 NADH बनती हैं। ठीक है, 3 NADH2 बनती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, अच्छा FADH कितनी बनती है, सिर्फ एक ही बनती है, तो एक FADH बनती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, क्योंकि 2 साइकिल चलती हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए। और ATP केस की फॉर्म में कितनी बनती है, 1 ATP, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास ये बनी 6 NADH बनी, 4 जो है FADH बनी और 2 ATPs बनी। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होता है, इसके प्रोडक्ट्स ये होते हैं। आई होप कि आई हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस को ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपको किसी और टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, किसमें कन्फ्यूजन है, आप मुझे बोल सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर लूँगा। बिजी होता है स्केड्यूल तकरीबन अकेडमीज़ और कॉलेज में, तो कोशिश करता हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिले तो मैं कुछ ना कुछ टॉपिक अपलोड कर लूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।